देखिए, जब भी ट्रांज़िट देखी जानी चाहिए ना, वो चंद्र राशि से देखी जानी चाहिए, ना कि लगन से। मैं आजकल देख रहा हूँ काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में, काफ़ी सारे जो हमारे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो असेंडेंट के थ्रू प्रेडिक्शंस बता रहे हैं ट्रांज़िट की, जो कि ठीक नहीं है। अब देखिए, असेंडेंट को वो कहते हैं कि उसमें फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं मान सकता हूँ कि असेंडेंट में फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ट्रांज़िट जो है ना मेरे दोस्तों, वो एक टॉनिक है। ट्रांजिट कभी परमानेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है आकाश में। तो वो फल लेने का समय है ट्रांजिट का। हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं आपका एस्ट्रो तुरु और आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट की। राहु ना अपने आप में बड़ा ख़ास प्लैनेट है। जब भी राहु की चर्चा होती है, लोग या तो डर जाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं कि राहु आने वाला है। ठीक है, द प्लैनेट ऑफ मिसचिफ्स, द प्लैनेट ऑफ अनसर्टनिटी, द प्लैनेट ऑफ मैजिक। ये है देखिए राहु। अचानक से चेंज लेके आता है लोगों की लाइफ में। अचानक से उनको राजा बना देता है या तो अचानक से उनको रंक बना देता है। इतनी कैपेबिलिटी होती है राहु के अंदर। लेकिन बहरहाल जो भी इसके कारकत्व हो, राहु का जो फल होता है ना, वो टेम्पररी रहता है। राहु अपने साथ जो भी लेकर के आता है, जो भी जातक को एक्सपीरियंस करवाता है, वो एक टाइम के बाद वापस लेके चला जाता है, क्योंकि वो भ्रम है। आपका इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिल्यूजन। सो राहु का काम है डिल्यूजन क्रिएट करना। ठीक है, राहु प्रधान लोग जो होते हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूजन, अ डिल्यूजन। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो आपके पॉलिटिशियंस हुए, कितना अच्छा खेलते हैं शब्दों के साथ। वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि लोग शांत भी हो जाते हैं और पल भर में उनके साथ भी हो जाते हैं। तो ये राहु का मैजिक है। आप याद करिए, जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत चुराने की जो उसने कोशिश करी थी, उसमें वो सफल हो गया था, तभी वो जीवित है ना। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का धड़ अलग कर दिया था सर से, और उसमें जो आपका पार्ट है ना, जो गर्दन से ऊपर वाला है, जहाँ पे हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आँखें, कान, नाक, हमारी ज़बान और हमारा जो फेस है, ये राहु के अंडर आता है। तो ये राहु बन गया, और जो धड़ था ना कटा हुआ, वो केतु बन गया। केतु पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ख़ास करके उसके ट्रांजिट पर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखिए, जब भी ट्रांजिट देखी जानी चाहिए ना, वो चंद्र राशि से देखी जानी चाहिए, ना कि लगन से। मैं आजकल देख रहा हूँ काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में, काफ़ी सारे जो हमारे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो असेंडेंट के थ्रू प्रेडिक्शंस बता रहे हैं ट्रांजिट की, जो कि ठीक नहीं है। अब देखिए, असेंडेंट को वो कहते हैं कि उसमें फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं मान सकता हूँ कि असेंडेंट में फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ट्रांजिट जो है ना मेरे दोस्तों, वो एक टॉनिक है। ट्रांजिट कभी परमानेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है आकाश में। तो वो फल लेने का समय है ट्रांजिट का। देखिए, दशा और महादशा जब चलती हैं किसी की, तो वो तो निर्धारित फल ही हैं। ठीक है, कि क्या फल मिलने वाले हैं जातक को उस महादशा में। चाहे वो आपकी 7 साल की हो, चाहे वो आपकी 6 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, उससे भी ज़्यादा की भी होती हैं। तो महादशा जो होती है, उसमें प्लैनेट की एजेंडास क्या होंगे, प्लैनेट्स किस एरियाज़ को फोकस करने पे आपको मजबूर करेगा, उस चीज़ के लिए लगन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन फलों में जो कम ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाले हैं, अगर उनके मापदंड बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, वो डिसाइड करता है आपकी चंद्र राशि से जो भी प्लैनेट है उसका गोचर, और उसे कहते हैं हम टॉनिक। देखिए, जैसे कोई इंसान बड़ा वीक हो जाता है, तो उसको टॉनिक लेना पड़ता है, ठीक है, अपनी शक्ति को गेन करने के लिए। तो ऐसी ट्रांजिट्स आती हैं जब इंसान किसी भी महादशा में फंसा होता है, चाहे उसको कैसे भी एक्सपीरियंस हो रहे हो। जो ट्रांजिट आती है ना, वो उसको सपोर्ट करती है, कहती है कि ठीक है, मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, मैं ट्रांजिट में अच्छा हूँ, तो आप मुझसे फल ले लीजिए। अब वो फल आप कैसे लेंगे, वो चंद्र राशि से गोचर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आने वाली जो भी वीडियोस बनाऊंगा ट्रांजिट्स पे, चाहे वो शनि की हो, बृहस्पति की हो, राहु की हो, केतु की हो, उसमें मैं आपको चंद्र राशि से ही ट्रांजिट बताऊंगा, क्योंकि वैसे ही फल करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे
कि हमारी जो लगन होती है उससे हमारा शरीर वो होता है, शरीर के बारे में देखा जाता है। तो क्यों ना जो गोचर है वो लगन से देखा जाए। नहीं दोस्तों, जो हमारे शरीर की बनावट है ना, उसमें लगन का थोड़ा बहुत महत्व है। लेकिन चंद्रमा जिस नवांश में बैठता है, जिस भी राशि में बैठता है, उस हिसाब से शरीर का रंग रूप और थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर तय किया जाता है, ना कि लगन से। लगन से आपका व्यवहार देखा जाता है। ठीक है, महादशा किस जगह को एक्टिव करेगी एजेंडा को अपना पूरा करवाने के लिए, वो लगन से देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपको एक टॉनिक मिलता है, ठीक है, लाइफ में राइज करने के लिए, चाहे जैसी ही परिस्थिति हो, चाहे आपकी अच्छी महादशा नहीं चल रही हो, अगर ट्रांजिट अच्छा है तो ये आपका एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है कि आप अपना फल निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि जो है उसका जो राहु है अभी गोचर कर रहा था 12वें घर में। ठीक है, तो अब जो राहु है, क्योंकि वो उल्टा चलता है, वो आएगा कुंभ राशि में गोचर करने के लिए, और केतु जिसके जस्ट ऑपोजिट है वो 5th हाउस में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ध्यान देंगे राहु के ट्रांजिट पे मेष राशि के लिए। अब देखिए, राहु जब 11वें घर में आता है ना, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो 11वां घर है ना, वो नेचुरल कुंभ राशि है, जो 11वां नंबर भाव है ना, और राहु उसका को रूलर है। क्योंकि 11वीं राशि जो होती है उसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, आपके गेन्स, आपके प्रॉफिट्स, आपकी बढ़ोतरी, आपके बड़े भाई बहन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और अच्छी आती है, वो होती है आपका सोशल नेटवर्क, नेटवर्किंग करने की क्षमता। जो मिथुन राशि हुई आपका तीसरा भाव, वो हुआ आपकी बोलचाल, आपके पास के लोगों से, पड़ोसी हो गए उसमें आपके फ्रेंड्स आ गए। 7th हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन दिखाता है उन लोगों से जिनसे आपके बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं। इंटीमेट रिलेशनशिप वो होते हैं जो बहुत ही करीबी लोग हुए आपके, जो सुख दुख में साथ देते हैं, आपके साथ ना एक शक्ति की तरह खड़े रहते हैं। जैसे किसी का दोस्त है, वो उसके साथ, अपने किसी दोस्त के साथ उसकी मुश्किल घड़ी में साथ रहा, तो वो इंटीमेट रिलेशन हो गया। ठीक है, वो 7th भाव से देखा जाएगा। लेकिन जब हम समाज में निकलते हैं बाहर और एक अपनी ना पहल करते हैं कि आपका क्या इंप्रेशन आ रहा है सोसाइटी में, और उस इंप्रेशन से आप कैसा सर्कल बना पाते हैं, वो कुंभ राशि है। तो राहु जब 11वें घर में आएगा तो आपको ना एक सनक आएगी, एक इच्छा जगेगी कि मेरा एक सोशल सर्कल होना चाहिए मेष राशि वालों का। देखिए, आमतौर पे मेष राशि वाले जो होते हैं सेल्फ फोकस रहते हैं, अपने आप पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। ठीक है, तो अब क्या है, जो कि थोड़ा ऑफ टॉपिक जाऊंगा मैं, मीन राशि में जब से शनि आया है ना, तो एरीज वाले जो हैं, मेष राशि वाले जो भी लोग हैं जिनकी मेष चंद्र राशि है, उनकी 7.5 स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है उनको। देखिए, मैं आप टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ आपको, मैं सच में कह रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, जब भी आपका शनि है ना, जब 7.5 का फॉर्म लेता है, जब उसका फेज स्टार्ट होता है, दैट्स अ साइन कि अब आप काम पे लग जाओ। अब आपको काम ही करना है, अपना काम पे बिल्कुल फोकस कर देता है। ये ना आपका 12वां घर सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस के सारे जो थॉट्स है ना, उसको शनि बैठा देता है। ठीक है, वो कहता है कि अब आपको काम पे लगना पड़ेगा जब 7.5 स्टार्ट होती है। ऐसे में अब होगा क्या, मेष राशि वाले जो होंगे, अगर उनको किसी से फ़ायदा लेना हो तुरंत, तो वो ले सकते हैं। इस वक्त उनका दिमाग ऐसा चल रहा है मेष राशि वालों का कि अगर मुझे किसी चीज़ से गेंस नहीं हो रहे हैं तो मैं फटाफट गेंस ले लेता हूँ। ठीक है, अब जिनके झगड़े चल रहे हैं ना मेष राशि वालों से, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मेष राशि वाले इस वक्त एक ना समझौता करने के मूड में होंगे, क्योंकि उनको फटाफट से अपना फ़ायदा चाहिए। क्योंकि देखिए, शनि उनका 12वें में है, थोड़ा उनको प्रेशर बनाएगा। 7.5 चल रही है। अब जुपिटर है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हैवीएस्ट प्लैनेट है, वो उनका तीसरे घर में चल रहा है। तीसरे का जुपिटर अच्छा नहीं होता मेष राशि का। ठीक है, किसी भी राशि का हो, तीसरे घर में जब जुपिटर ट्रांजिट करे तो सबसे वर्स्ट होता है। देखिए, महाभारत में जब दुर्योधन था ना, उसके तीसरे घर में जब बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा था, गोचर कर रहा था, तब वो युद्ध भी हारा महाभारत का। ठीक है, उसके सारे भाई भी मारे गए, क्योंकि छोटे भाई का कारक तीसरा घर है। तो मैं
तो इसी चीज़ के फेवर में हूँ कि जब बृहस्पति तीसरे घर में आता है तो ठीक नहीं है। अब देखिए केतु पंचम भाव में है, न्यूट्रल है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें केतु में, क्योंकि सिंह राशि का है। ठीक है, जो केतु है सिंह राशि में ठीक ठाक रहता है। लेकिन राहु है ना, ये आपके एस्केप के लिए आ रहा है कि आप किसी से खामा में रंजिश मत पालिए। जो भी आप मेष राशि के लोग हैं, आप अपने पे ध्यान देने में एक्सपर्ट हैं, अपने में ध्यान दीजिए आप। अगर आपका कोई भी मैटर है, कोई भी आपके इश्यूज़ हैं, अगर वो सॉल्व होते हैं सेटलमेंट करने से, तो आप सॉल्व कर लीजिए। राहु आ रहा है 18 महीने के लिए, वो अचानक से आपका गेंस करा के वापस चला जाएगा 10वें भाव में। जब आएगा, जब आपके गेंस होंगे, थोड़ा कुछ आ जाएगा आपके पास, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसने आपको बंदिश में डाल रखा है, वो जैसे खुल जाएगी ना, तो ये 1.5 साल बाद राहु आपके 10वें घर में भी आएगा। फिर ये भी ध्यान रखना, जब आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी तो आप दिमाग ज़्यादा शांत होगा और आप अपनी पावर को बढ़ा पाएंगे। अभी नहीं, जब राहु आपका इसमें आएगा मकर राशि में, ठीक है ना, तो आपको अपने सारे मैटर्स सॉल्व करने हैं। आपके गेंस के लिए ना, आपके सर्कल में से लोग दिखेंगे आपको। पहले आपको नहीं दिख रहे थे, पहले आपका राहु 12वें घर में था, आपका इल्यूजन बना हुआ था, अब इमेजिनेशन मोड में थे, है ना। राहु जब 12वें घर में गोचर करता है तो इंसान की ना सोच बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो जाती है, प्रैक्टिकल नहीं सोच पाता। अब क्या है, आपका सोशल नेटवर्क आके आपको, है ना, एक हिंट देगा कि यार अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो सॉल्यूशन आपने लेना ही लेना है, ठीक है। केतु देखो वैसे आपका 5th हाउस में है, और जो स्पेकुलेशन आप करना चाहते थे ना, पंचम भाव क्या होता है, स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन में एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसमें प्यार हो गया आपका, उसमें आपकी गैम्बलिंग हो गई, उसमें आपका स्पोर्ट्स हो गया, उसमें आपका एंटरटेनमेंट हो गया, आपकी पिक्चरें हो गई, स्पोर्ट्स मैच हो गए, प्यार हो गया। ये एक गैम्बल है, ठीक है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, क्या कर लेंगे आप। इसलिए जो राहु है ना, अब उसकी दिशा फॉलो करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो 4 जाइंट है ना आपके, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, इसमें से राहु ही आपके लिए ज़्यादा कारगर है। अगर राहु की महादशा आपकी चल रही है और राहु का कोई संबंध 11वें घर से बन रहा है आपका, तो देखिए जो भ्रम है ना राहु का, डिल्यूजन, और वो जो एक ना तेज़ी है काम करने की, वो आपके बड़े भाई बहनों में भी दिखेगी, है ना। सारे जो भ्रम होंगे आपके, वो चले जाएंगे बड़े भाई बहनों में भी, ठीक है। पर जो भी आपका गेन हो, इसमें आप निकाल लीजिए। अब राहु की दृष्टियाँ देखते हैं। राहु जब 11वें घर में गोचर करता है तो अपनी 5वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखता है, ठीक है। आपके एक्शन में ना एक नई पावर आएगी। जो एरीज मून वाले हैं ना, बड़े ही क्रिएटिव स्टाइल से काम करेंगे वो, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को करेज दिखाने का समय है, तो वो करेज वैसे नहीं दिखाएंगे एक बहुत ही आम तौर पे ना कि फटाफट से एक्शन ले लिया, नहीं। उनका करेज होगा ना, उसमें भी अब कोई एक वो होगा, छल टाइप का होगा, ठीक है। तो वो काम आएगा आपके। तो आपका करेज में एक ऑर्केस्ट्रेशन आएगा अजीब सा, लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसा एक्शन ले रहा है इस वक्त, वो राहु करवाएगा आपसे, उसका ना असर है वहाँ पे। अब राहु आपका देख रहा है 7th हाउस में। देखिए 7th हाउस में भी राहु देखता है ना, मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि राहु केतु को ना अपोज करने की कोशिश करता है और केतु राहु को अपोज करने की कोशिश करता है। तो सप्तम वाला ना एंगल मेरे समझ में नहीं आया कभी भी, क्योंकि मैं बोलता हूँ जब राहु जहाँ बैठा है ना, उसी के रिजल्ट्स को बढ़ाएगा, और जहाँ वो देखता है ना 7th में खास करके, वहाँ केतु बैठा है सामने, तो पूरी तरह से फल नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है। अगर राहु की महादशा है तो थोड़ा बहुत टॉनिक मिल जाएगा, तो राहु अपने फल निकाल लेगा। जो 5th हाउस में आपका देख रहा है ना मेष राशि वालों का राहु, तो इसमें क्या आएगा, आपके ना एक बच्चों में, अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चों में ना एक अलग सा एक चार्म आ जाएगा, थोड़ा सा ना वो क्रिएटिव बनेंगे, वो एजुकेशन चेंज करना चाहेंगे अपनी, कि मेरे को पढ़ना नहीं है, मन नहीं लग रहा है ना, भ्रम में है वो। तो सारा आएगा, तीसरे घर में भी आएगा आपका, ये 5th हाउस में भी आएगा। अब 9वीं दृष्टि से राहु कहाँ दिखेगा आपका, ये दिखेगा 7th भाव में। तो रिलेशनशिप के मामलों में थोड़ा सा आपको ना भ्रम में नहीं आना है, बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है आपने, ठीक है। तुला राशि पड़ रही, तुला राशि को देख रहा है राहु, तो संबंधों में थोड़े बहुत भ्रम आ सकते हैं। आपको लगता है इंसान के साथ संबंध बनाना ठीक है, पर कभी कभार आपको ना डबल चेक करना चाहिए।
देखिए, राहु जहाँ जहाँ देख रहा है और जहाँ बैठा है ना, ये बस अब 18 महीने के हिसाब से प्लान बनाइए। यहाँ इस 18 महीने की अवधि में मैं ये काम कर दूंगा, बस इतना सोचिए 18 महीने के लिए। अपनी दशा भी छोड़ दीजिए, आप जो भी है। मेष राशि वाले ना अपना सोशल सर्कल बढ़ा लें बस इस वक्त, ठीक है। अपने आप से थोड़ा ध्यान हटा करके ना थोड़ा फोकस अपने सर्कल पे लेके आइए। अपने कॉन्टैक्ट्स देखिए, फ़ोन अपना ना, आपका फ़ोन का कॉन्टैक्ट बुक होती है, उसमें देखिए कि मैं स्थिति में फंसा हूँ, कौन व्यक्ति मुझे यहाँ से निकाल सकता है। थोड़ा रिसर्च करिए, है ना कोई आपको कनेक्शन में आएगा, फ़ायदा कराएगा। उन लोगों से जिनका आपका बहुत ज़्यादा प्यार है। देखिए, 11th हाउस सोशल सर्कल हो गया, ठीक है, जिसमें आपका थोड़ा थोड़ा योगदान रहता है, थोड़ी बहुत बोलचाल रहती है। 5th हाउस होता है जिसमें आपका पूरा फोकस हो जाता है, आपके प्रेमी का भाव होता है कि मैं तो सोच ही रहा हूँ उसके बारे में दिन रात। किसी एक व्यक्ति पे अब डिपेंड नहीं होना आपने। मेष राशि वाले जो भी हैं, मेष राशि का चंद्रमा जिनका है वो डिपेंड करे मल्टीपल लोगों पे, सलाह करें, मशवरा करें, इससे आपके सॉल्यूशंस निकलेंगे। 7.5 है तो थोड़े कष्ट तो आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि शनि कष्ट देता है जब 7.5 में आता है ना। इस राहु का पूरा पूरा इस्तेमाल करिए। तो ये मेरा एक एक्सप्लेनेशन था मेष राशि के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ने हेल्प किया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट्स भी करिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। अगर आप कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, प्राइवेट कंसल्टेशंस, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।